तपन भाई नहीं है पैसे, सीखना है बस, मतलब साइबर सिक्योरिटी सीखना है और पैसे नहीं है। 2025 चल रहा है, कोई गाइड दे दो मुझे, कोई रास्ता बता दो कि भाई तुम ये करोगे ना तो तुम फ्री में, मतलब कि एक भी रुपए बिना खर्च करे, बिना कोई सर्टिफिकेशन करे, बिना कोई ट्रेनिंग करे, साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को आपकी तरह बना सकते। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मुझे अपने स्टूडेंट्स ने पूछे, तवन भाई कि पैसे नहीं है, आपको एक रोड मैप दे दो कि यहाँ पे ये करना, ये करना, ये करना। और बेसिक लेवल का कोई रोड मैप नहीं चाहिए, फंडामेंटल बिल्ड कर दो और आके हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। नहीं नहीं, मुझे तो पूरा एक्सपर्ट बनना है आपकी तरह। उस कंडीशन में क्या करूं मैं? आज बात करने वाले इसी टॉपिक के बारे में। 2025 के अंदर बताने वाला हूं मैं आपको रोड मैप, साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप, जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे ट्रेनिंग के ऊपर कोई पेड ट्रेनिंग नहीं करनी, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं करनी, कहीं पे इंटर्नशिप पे पैसा नहीं खर्च करना। कैसे आप 2025 के अंदर अपने आप को एक एथिकल हैकर बना सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूं। उन सब चीजों के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहां कहां फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सी पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वो सब चीजें आज वाले में रोड मैप में कवर करने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं हूं तपन कुमार झा, एथिकल हैकर, 15 साल का एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी के अंदर, टॉप एमएनसीज, ट्रेनिंग्स, हर जगह काम करा है। और आज मैं उन सब का एक निचोड़ लेकर आया हूं मेरे भाइयों के लिए, जिनके पास फंड नहीं है, बोलते हैं कि मेरी कॉलेज की फीस है, स्कूल की फीस है, इंस्टीट्यूशन की फीस है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के लिए। तो कैसे फ्री रिसोर्सेज के थ्रू मैं अपने आप को आपकी तरह एक्सपर्ट बना सकूं, आज क्वेश्चंस जानेंगे। 10 स्टेप बताऊंगा मैं आपको, 10 स्टेप के अंदर आप बन सकते हैं मेरी ही तरह ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बिना एक रुपए खर्च करे। चलिए ठीक है, हमारी जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं, रोड मैप जो है स्टार्ट करते हैं। ये फ्री रिसोर्सेज रहने वाला है, जिसके अंदर मैं कवर करूंगा आपके नेटवर्किंग, कोडिंग, लिनक्स, हाँ उसका हैकिंग, वेब एप्लीकेशन, पेन टेस्टिंग, सीटीएफ, बग हंटिंग, और लास्ट में आपको कहां से फ्री में मेंटर मिलेगा जो आपको करियर में गाइड करेगा टाइम टू टाइम कि आपको करना क्या है। ये सब चीजें बताने वाला हूं, और इन सब चीजों के लिए आपको एक रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कुछ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं। पहला जो आने वाला है, कोई भी आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करेंगे या फिर किसी भी आप यूट्यूबर से बात करेंगे, तो आप पहला वो बोलते हैं कि ना, अगर साइबर सिक्योरिटी में आपको एंट्री लेवल में घुसना है तो आपको नेटवर्किंग जो है ना, ये स्टेप नंबर 1 पे करना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्किंग से काफी सारी चीजें जो है ना जुड़ती हैं। अगर आप कोडिंग में थोड़े से अच्छे हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, पर नेटवर्किंग जो है ना, ये बेस रहता है, फंडामेंटल रहता है। तो नेटवर्किंग आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अब ये नेटवर्किंग करने के लिए मुझे कौन कौन से बुक्स पढ़नी पड़ती है, कौन से फ्री रिसोर्सेज जो मुझे पढ़ने पड़ेंगे। बाद में आपको नेटवर्किंग हमेशा आपको इनिशियली स्टार्ट करना पड़ता है लॉजिक बिल्डिंग से, जो होता है फंडामेंटल्स आपको पहले करने पड़ते हैं। फिर एक छोटा सा ऊपर ऊपर लेवल का जो कोर्स है वो करना होता है। मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेचने वाला, बताने वाला हूँ कि उस कोर्स का नाम, जिसकी पीडीएफ आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, जिसको पढ़ के भी आप अपने आप को नेटवर्किंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 पे बात करने वाले नेटवर्किंग के अंदर, तो नेटवर्किंग के अंदर बाद में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर मैं आपको जो इसके लिंक रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी मैं बताने वाला हूँ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। सीसीएन एक बहुत अच्छा कोर्स है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स। नेटवर्किंग के अंदर अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए नेटवर्किंग में आपको स्ट्रॉन्ग होना है, फंडामेंटल नहीं खाली स्ट्रॉन्ग होना है, तो आप सीसीएनए का जो पीडीएफ है वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स करने के बाद लोग बोलते हैं कि सीसीएनए के बाद सीसीएनपी सीसीआई करना होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता, सीसीएनए कर लोगे वो भी काफी सफिशिएंट होता है, जिसके बाद फिर आप काफी कुछ कर सकते हैं। पर सीसीएनए करने से पहले अगर आपको चाहिए कि तमन भाई मुझे तो बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर थोड़ा सा एडवांस, तो मैं आपके लिए 3 लिंक लेकर आया हूँ, जहां पे आप जाके आप इन तीनों चीजों को पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक ना हैंड रिटन नोट्स भी मैंने दे रखा है, ये भी एक ना भाई ने इंटरनेट पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बता दूंगा मैं क्या क्या चीज़ है। तो इसमें जो 3 चीज़ें होने वाली है, पहले आप स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग बेसिक से, जो सिस्को ने दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सिस्को ने पहले ही खुद ने दे रखा है, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो सिस्को का एक पीडीएफ मिलेगा आपको, जो आपको फंडामेंटल्स जो है ना वो क्लियर कर देगा। अभी दिखाऊंगा भी ये सारे लिंक्स को मैं ओपन करके, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे पढ़ना क्या है, कैसे जाना है, ठीक है। सिस्को की वेबसाइट के ऊपर ये पीडीएफ दे रखा है, ये फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर देगा, तो आप उसको पहले कंप्लीट करें। सेकंड, आपको अगर आपको जैसा आपने बोला कि नेटवर्किंग में फंडामेंटल, मैंने ये वाली बुक जो पहले वाली बुक है वो मैंने कंप्लीट कर ली। सेकंड में क्या करूँ, तो यहाँ पे एक भाई ने ना बहुत अच्छी हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं सीसीएनए के, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं दिखाऊंगा आपको। और लास्ट में जाके जब आप ये 2 कर लें, क्योंकि आपका फंडामेंटल बिल्ड हो चुका है और नेटवर्किंग के अंदर आपने सिस्को के अंदर बेसिकली, सिस्को जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो नेटवर्किंग डिवाइसेस को डेवलप करती है, और बाद में आपको एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, सिस्को के डिवाइसेस में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो बनाती है। तो बेसिकली आपको सिस्को नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर स्विचेस के ऊपर अगर आपको हैंड्स ऑन है, तो आपको नेटवर्क कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, आईपी एड्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें वीलैन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से।
हैंड रिटन नोट से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा सीसीएनए के बारे में, थोड़ा नहीं मतलब कि 30-40% आपको आराम से पता चल जाएगा। और आपको डिटेल में जाना तो आप सीसीएनए की जो ऑफिशियल बुक है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पुरानी बुक आप ढूंढ लीजिए नेट पे, अगर आप चाहें तो इसको परचेज करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा रिकमेंड करूंगा मैं आपको, अमेजोन पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज नहीं करना है तब भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप है ना इसको नेट से भी ढूंढ के निकाल के पढ़ सकते हैं, मतलब एक पढ़ने के हिसाब से आपको हैंडबुक मिल जाएगी, वो आप कर सकते हैं। अब दिखाए तो हमें फटाफट एक बार कि ये कहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं आपको कि जो आपका पहला वाला जो बताया मैंने आपको नेटवर्किंग से इसको बेसिक वाला फंडामेंटल है, वो आपको इस टाइप का मिलेगा। इसका लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने कुछ बेसिक्स चीज़ दे रखी है, जैसे नेटवर्क क्या होता है, डायग्राम भी दे रखा है और इमेज भी दे रखी है, और डायग्राम दे रखा है उसके अलावा सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन जैसे दे रखा है कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क होता क्या। तो नेटवर्क रेफर्स टू टू और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर दैट कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज डेटा, मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इससे आराम से समझ सकते हैं। ऐसे करके इसने कुछ अप्रोक्सीमेटली 38 पेज का एक फंडामेंटल दे रखा है, जैसे लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पैन क्या होता है, फिर वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है ये दे रखा है इसके बाद, फिर टोपोलॉजीज के बारे में बात कर रखी है इसने, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है टोपोलॉजीज आ गई, यहाँ पे आपके ओएसआई मॉडल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नेटवर्किंग का, वो उसने दे रखा है, ठीक है ना। 7 लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि 7 लेयर्स के अंदर ओएसआई मॉडल में क्या क्या आता है, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, इतना जितना कि आपको एक बेसिक लेवल पर जरूरत होता है, ठीक है ना। फिर आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो उसका ओएसआई मॉडल को पूरा डिटेल में इसने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसके बाद केबल्स के बारे में बता रखा है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया हमारा, कोएक्सियल केबल जो हम लोग नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को जोड़ने में हम लोग केबल्स का यूज़ करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है यहाँ पे। साथ में फिजिकल मीडिया टाइप के बारे में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, वायरलेस और जैसे ईथरनेट बेस्ड होता है हमारा, ये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद फिर अगर नीचे आएंगे अपन तो यहाँ पे फिजिकल मीडिया कंपैरिजन के बारे में दे रखा है, केबल्स जो है ना उनकी कंपैरिजन दे रखे हैं कि कौन सी केबल कितने दूर तक जाती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल अप टू 1 Gbps तक जाती है, कोएक्सियल केबल 10 से लेके 100 Mbps तक जाएगा। उसका स्पीड क्या दे रखा है कि और वो कितना एक्सपेंसिव है वो दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो ये आपको समझने में अच्छा रहता है। हब और रिपीटर में अंतर, हब और रिपीटर होता क्या है वो दे रखा है। फिर हब के बारे में एक इमेज दे दी ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए, उसको टॉपिक आपने समझा कि यार स्विच होता क्या है, और वो पता ही नहीं स्विच क्या होता है क्या, पर आपने पढ़ लिया तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। अब जैसे आपने बोला नेटवर्क अडेप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, तो आपने देखा होगा इस टाइप का कार्ड आपके है ना सीपीयू के अंदर मिलेगा आपको, ये सीपीयू वाला कार्ड है आपका, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। फिर आप देखिए यहाँ पे तो है ना, और वैन दे रखा है कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, डेटा लिंक के बारे में दे रखा है, मैक एड्रेस क्या होता है वो दे रखा है। उसके ऐसे मतलब आपको हर चीज़ के बारे में, स्विच क्या होता है वो दे दिया, नेटवर्क की लेयर क्या होती है वो दे दिया उसने, ठीक है ना। आईपी एड्रेस क्या होता है वो भी इन्फॉर्मेशन दी है इसने इसके अंदर। उसके अलावा लेयर्स वाइज जो डिवाइसेज हैं वो उसके बारे में बताया है। समझ में आ रहा मतलब कि ये बेसिक्स जो है ना ये आपके थोड़े बहुत बेसिक फंडामेंटल जो है ना बिल्ड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे एक भाई जो है उन्होंने बहुत अच्छे प्यारे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको इनके नोट्स, ठीक है ना। अहमद नाबिल नाम है इनका, ठीक है ना, और भी दे रखा है 2 और इंजीनियर जिन्होंने एडिट करा है इसको, दिख रहा होगा आपको, इन्होंने हाथ से बनाया, दिख रहा होगा आपको। पहले आपको CCNA करना होता है, फिर CCNP करना होता है, CCI करना टॉप लेवल पे होता है वो। फिर उसके बारे में सर्टिफिकेशन दे रखे हैं, टोटल 4 एग्जाम सर्टिफिकेशन दे रखे हैं। उसके बाद फिर और भी इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्क्राइब करा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है इन्होंने पूरा का पूरा कि ये पढ़ाने वाले क्या है इस पूरे इसके अंदर। तो ये नोट्स जो रहेंगे बेसिकली आपको काफ़ी इजी रहेंगे समझने के लिए, जैसे फिजिकल लेयर क्या, डेटा लेयर क्या होती है, इंटरनेट लेयर क्या होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, ICMP क्या होता है, फिर लैब 1 दे रखा है, फिर राउटर एंड स्विचेस और फिर हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में बता रखा है, फिर एंड टू डिलीवरी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, प्रोटोकॉल्स के बारे में भी दे रखा है यहाँ पे जानकारी, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा हो ये काफ़ी मतलब बड़ा कंटेंट है। थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं आपको, हम्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है, उसके अलावा प्रोटोकॉल्स के बारे में दे दिए, और फिर नीचे आप आएंगे टर्मिनोलॉजीज के बारे में दे रखा है, तो ऐसे करके पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मेरे हिसाब से ये नोट्स जो रहेगा ना ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी रह सकता है, ये थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये करने के अगर आप जाएंगे तो फिर आप जा सकते हैं CCNA के अंदर। अब CCNA के अंदर अगर आप देखें ना, टॉड लामे की बुक जो है ना मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना, मैंने खुद ने भी स्टडी इन्हीं बुक से करा है, ठीक है। इनकी एक प्रैक्टिकल गाइड भी आती है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वो भी आप ले सकते हैं, और ये CCNA की गाइड आपको मिल जाएगी। ये स्टडी गाइड है बेसिकली, ठीक है ना, जो आपको नेट पे मिल जाएगी आराम से, तो आप इससे पढ़ सकते हैं इनिशियली। अब कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा मैं एडवांस लेटेस्ट वर्जन पे ही जाके पढ़ूँ, मैं थोड़ा सा 2-3 वर्जन पुराना भी पढ़ लोगे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप पुराने वाले जो PDFs हैं उनसे आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, MCQs दे रखे हैं आपको पढ़ने के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये अगर आपने 3 कर लिया ढंग से, ठीक है ना, तो आई एम डैम श्योर आप नेटवर्किंग के अंदर सबके बाप बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इतना सब पढ़ने के बाद आप नेटवर्किंग में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाएंगे, लॉजिक बिल्डिंग हो जाएंगे, पर ध्यान देना सेल्फ स्टडी थोड़ा टाइम लगता है, आपको ज़्यादा कुछ सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप पढ़ लें।
और नेटवर्किंग में ये आप एक्सपर्ट बना देगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है कि भाई ये तो समझ में आ गया, भाई नेटवर्किंग अपन ने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो जाते हैं अपन लिनक्स के ऊपर, क्योंकि लिनक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। काली लिनक्स इस पर चलता है, ठीक है ना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, काली हो गया, पैरेट हो गया, उसके बाद उबंटू हो गया आपका, ठीक है ना, संतकू हो गया आपका, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं हैकिंग में आए दिन। तो लिनक्स का बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मेरी बात को अग्री करेंगे मेरी बात से, कि जो लिनक्स के लिए एक ही बुक जो है ना वो काफ़ी रहती है। बताता हूँ आपको कौन सी बुक है, लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर। ये अगर आपने कर लिया, ये आपके सारे फंडामेंटल्स कवर कर लेगा लिनक्स के लिए, लिनक्स के वो जो भी हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट अभी कवर कर लेता है, ठीक है ना। अगर आप मैं ये बोलूँ कि सिर्फ हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से करता है तो ये शायद जस्टिफाइड नहीं होगा इस बुक के लिए, पर ये बहुत काफ़ी डिटेल में दे रखा है। इसका मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ आपको, लिंक जो रहेगा वो मैं डाल दूंगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। आप चाहो तो इसको परचेज भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से परचेज करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। पर अगर मान लो आप फंड नहीं है आपके पास, परचेज नहीं कर सकते, तो ये लिंक मैंने दे दिया, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी सी इसकी बुक के बारे में भी, कैसे ये क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। तो ये दे रखा है लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर, 250 पेजेस की बुक रहती है, जिसके अंदर जो ऑथर ने काफ़ी डिटेल में बात करी है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके कमांड्स के बारे में, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आते नीचे आते हैं अपन, दिख रहा होगा टोटल मिला के 17 चैप्टर्स दिए गए हैं इसके अंदर। पहले स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, गेटिंग स्टार्टेड विद द बेसिक्स, तो बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा लिनक्स के बारे में आप जान लें, लिनक्स होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं। टेक्स्ट मैनिपुलेशन दे रखा है, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क की, भाई अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ना है तो कैसे आपको करना है वो दे रखा है। उसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने हैं, रिमूव करने हैं, तो वो कैसे करना है। फाइल और डायरेक्टरीज की परमिशन को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करना है। साथ में आपको प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो दे रखा है। फिर मैनेजिंग यूजर एनवायरमेंट वेरिएबल्स, जो हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद फिर अगर मैं देखूँ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ डाटा 15 चैप्टर पे आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं, और मतलब अच्छा डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। और बहुत सारे लोग जो है ना बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि भाई आप ये ज़रूर जाके पढ़ें, और ये मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी स्टडी इसी से ही कर रही है, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, और मैं आपकी तरह ही, मतलब कि मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं ना कहीं से पेड कोर्स करूँ, तो मैंने इनिशियली काफ़ी कुछ सेल्फ स्टडी करा है। पहला वाला कोर्स जरूर मैंने पेड करा था 5,500 का, उसके बाद सारा मैंने सेल्फ स्टडी से करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि ना बैच स्क्रिप्टिंग के बारे में दे रखा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखोगे ही नहीं, थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको। फिर है ना कंप्रेसिंग और आर्काइविंग के बारे में दे रखा है। फाइल सिस्टम और स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में दे रखा है। फिर लॉगिंग एंड सिस्टम्स के बारे में दे रखा है। फिर यूजिंग अब्यूजिंग सर्विसेज के बारे में दे रखा है, तो ये एक ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया आपको ना बैच स्क्रिप्टिंग जो है ना, ये कहना स्क्रिप्टिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको आना चाहिए, मतलब ऑल्दो ये बहुत कंपलसरी नहीं होता कि है ना, अगर आप है ना एथिकल हैकिंग में जा रहे हैं तो आपको बैच स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, पर अगर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा स्क्रिप्ट हो गया आपका, ठीक है ना, पाइथन हो गया, आगे बताऊंगा मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो अगर आपको बैच थोड़ा बहुत सीखना है, मतलब कितना कि भाई तुम चला पाओ, जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एथिकल हैकिंग के लिए ना काफ़ी सारे टूल्स को डाउनलोड करते हैं और उसमें बैश का यूज़ करा जाता है। तो अगर आपको पता है कि कैसे ये वर्क करता है, या फिर कुछ थोड़ा सा उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, रन करना हो, उसको एग्जीक्यूट करना हो, तो उस कंडीशन में ये बैश स्क्रिप्टिंग यहाँ पे काफ़ी काम आती है। चैप्टर नंबर 8 जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। फिर कंप्रेसिंग आर्काइविंग दे रखा है, फाइल सिस्टम दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद लॉगिंग सिस्टम दे रखा है। लॉगिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉगिंग जो है अगर आप लिनक्स बेस कुछ कर रहे हो तो उस कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यूजिंग एंड अब्यूजिंग सर्विसेज दे रखा है। फिर ना सिक्योर बिकमिंग सिक्योर एंड अनोनिमस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है इसको, कि भाई आप कैसे अपने आप को सिक्योर रखें और कैसे आप अपने सर्विसेज को अनोनिमस बना सकते हैं, तो ये एक अच्छा पार्ट होता है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्पेक्टिंग वायरलेस नेटवर्क, की वायरलेस नेटवर्क को कैसे आप अंडरस्टैंड करना है, इंस्पेक्ट कैसे करना है, वो चीज़ दे रखा है। उसके अलावा आपको लिनक्स कर्नल के बारे में दे रखा है। फिर ना लोड कैसे करना है कर्नल के मॉड्यूल्स। उसके अलावा ऑटोमेट टास्क कैसे करना है जॉब शेड्यूलिंग के साथ में, तो ये एक अच्छा चीज़ दे रखा है। लास्ट में पाइथन स्क्रिप्टिंग बेसिक्स फॉर हैकर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट दे दिया है, क्योंकि आप देखेंगे तो पाइथन के अंदर अगर आप कोई भी टूल बना सकते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। और लेटेस्ट अगर आज की बात करें तो हम लोग बहुत सारे काम जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर एथिकल हैकिंग के अंदर पाइथन की टूल डेवलप करके करते हैं। तो अगर आपको पाइथन बेसिक्स आते हैं तो उस कंडीशन में आपको समझने में ईजी होता है एज एन हैकर पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इस बुक को बहुत सारे एथिकल हैकर जो है वो रिकमेंड करते हैं, यू शुड स्टडी दिस बुक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वो क्या आने वाला है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने ना लिनक्स फॉर हैकर्स कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद
नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब आपको लग रहा होगा तपन भाई ये काफी लंबा नहीं हो रहा, मतलब ये सब सीखना पड़ता है। बता दूं मैं आपको कि मैंने खुद ने 1 से 1.5 साल वेस्ट तो नहीं, इन्वेस्ट करा है किस चीज के ऊपर, कि अपने आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। करने में डायरेक्टली आप एक कोर्स करके भी इनिशिएट कर सकते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को, पर अगर आपको परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, आपको हमारी तरह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो उस कंडीशन में ये फंडामेंटल्स आपको करना बहुत जरूरी है। अब कई बार लोग ये बोलते हैं भाई ये सब करते करते मेरे को साल भर हो जाएगा और फिर शायद मैं आगे साइबर सिक्योरिटी में कंटिन्यू ना कर पाऊं। तो बता दूं मैं आपको कि आप एक कोई सा भी साइबर सिक्योरिटी कोर्स के साथ में भी इन जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैं नेटवर्किंग सीख जाऊंगा या फिर एक ही दिन में लिंक सीख जाऊंगा, आपको टाइम लगेगा। उस दौरान आप साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स कर रहे हैं आप कोर्स करते रहे, या फिर आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड स्टेप पे जो आपको करना होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बहुत सारे लोग इस चीज को अग्री नहीं करते कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने की कोई जरूरत नहीं है एथिकल हैकिंग में, बट मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं क्योंकि मैंने 15 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, ठीक है ना। आई वर्क विथ ऑलमोस्ट टॉप एमएनसीज इंटरनेशनल। मैंने लोगों को ट्रेन करा है, स्कूल में ट्रेन करा है, कॉलेजेस में ट्रेन करा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने हर जगह काम करा है। तो उस एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको डेवलप नहीं करना पर एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कोड में चल क्या रहा है, ठीक है ना। अगर आपको उतना भी आता तब भी आपको काम चल जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब पढ़नी कहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए HTML से। HTML जो है ना बेसिकली फंडामेंटल होता है एक वेब एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम आता है। तो ये अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने W3 स्कूल, मैं खुद ने भी वहाँ से बेसिक लेवल में पढ़ाई करी है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग बताएंगे उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी है ये अपने आप को बनाने के लिए। ये बहुत कम लोग बताएंगे क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक कॉम्पिटिशन आ जाएगा, पर मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग जितने भी है, अगर मैं बनाऊँ तो मेरे भाई भी बने मेरी तरह। तो उस कंडीशन में मैं पूरा चाहता हूँ कि मैं यहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। तो W3 स्किल से आप आराम से पढ़ सकते हैं। W3 स्किल्स स्कूल के ऊपर आपको HTML का पूरा बेसिक्स मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत कुछ नहीं दे रखा, पर अगर आप उसको बहुत डिटेल में करने जाओगे ना तो आप अच्छा कर सकते हो। वो आपके लॉजिक्स बिल्ड कर देगा, बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर कर देगा। दिखा देता हूं मैं आपको कहां से आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जाए W3 स्कूल के ऊपर, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं HTML के साथ में। HTML पूरा बेसिक दे रखा है। जैसे मान लो कि HTML के बारे में इतना ही चाहिए आपको, मतलब आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। अगर सोचो कि कोई मुझे पूरा का पूरा है ना फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है, तो ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना आप समझ में आ जाए कि कैसे ये वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे पूरा देखा कि पहले HTML के बारे में दे रखा है, उसके अलावा ट्राई करने के लिए भी लैब दे रखी है। तो आपको ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं कि सर मैं क्या एडिटर वगैरह डाउनलोड करूं। इसमें दे रखा है कि आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं कोड को चला के। तो ये एक अच्छी बात मुझे पर्सनली लगी। एग्जांपल्स दे रहते हैं आपको इजी रहता है समझने के लिए। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे HTML की एक्सरसाइजेस दे रखी हैं और अपने आंसर सबमिट करने होते हैं। इनिशियली आपको क्विज भी करने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन दे रखा है HTML के बारे में, HTML होता क्या है, इतना ही बेसिक जरूरी है आपको। व्हाट इज HTML, तो ये कुछ 5 7 8 जो आपके पॉइंट्स दे रखे वो एक HTML से सिंपल सा पेज बना लो आप, जहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट का यूज कर दिया, डॉक टाइप अपने HTML डिफाइन कर दिया। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है हमारा HTML है। अभी समझ में आता है कि भाई हाँ ये हेडर जो मैं स्पेसिफाई क्यों करता हूँ। फिर ये दिख रहा होगा आपको टैग जो दे रखे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के यहाँ पे एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और एंड होता है। ये ऐसे ही वर्क करता है। अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। नीचे आते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये एलिमेंट्स, H1 एलिमेंट हो गया, फिर ये हमारा P पैराग्राफ हो गया आपका, फिर BR हो गया ब्रेक करने के लिए लाइन को, ठीक है ना। तो इस टाइप के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये टैग दे रखा है, टैग का नाम दे रखा है, H1 टैग है, H2 टैग है, वो दे रखा है। नीचे अपन दिखाते हैं यहाँ पे। तो वेब ब्राउजर के अंदर अगर आप इसको सेव करके HTML पेज को रन करोगे तो ऐसा कुछ पेज नजर आएगा। इसके ऊपर मैंने कक्षा के ऊपर, मैंने साइबर कक्षा के ऊपर मैंने कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। अगर आपको जाना है तो थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको देखना है तो हमारे इस चैनल पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा साइबर कक्षा के नाम से एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने कोडिंग की फंडामेंटल की वीडियोस दे रखी है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपको पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एडिटर के बारे में मिल जाएगी जानकारी कि भाई एडिटर कौन सा कर सकते हैं यूज। नोटपैड दे रखा है या फिर आप टेक्स्ट एडिट दे रखा है, ये दोनों आप कर सकते हैं यूज, ठीक है ना। तो ये पूरा इसके बारे में दे रखा है। उसके अलावा HTML बेसिक्स के बारे में यहाँ पे क्लियर कर देगा पूरा पूरा यहाँ पे, ठीक है ना। एलिमेंट्स के बारे में बताएगा आपको, उनके उन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं वो दिखा देगा आपको, ठीक है ना। उसके अलावा फिर आप नीचे और आएंगे तो HTML पहले हेडिंग की बात करेगा, पैराग्राफ के बारे में बात करेगा, स्टाइल फॉर्मेटिंग ऐसा करके दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। काफी बड़ी एक लिस्ट दे रखी है, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है HTML का वो दिखा देगा आपको, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ग्राफिकली आपको HTML के अंदर क्या करना है, मीडिया अगर आपको ऐड करना है तो कैसे आपको वीडियो ऐड करना है तो वो दे रखा है। फिर अगर आपके अंदर HTML के अंदर API आपको ऐड करनी है तो वो कैसे करना है, उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके काफ़ी काम की हैं और काफ़ी काम आ सकती है आगे।
तो ये आप कंप्लीट करें। ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो है इसमें दे रखा है इसी सीरीज के अंदर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एचटीएमएल के बाद एचटीएमएल बेसिकली आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे डिजाइनिंग करनी है और आपको कुछ उसको ब्यूटीफुल बनाना है एप्लीकेशन को, तो उस कंडीशन में आप सीएसएस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में सीएसएस बहुत काम नहीं आता, तो अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक भी पढ़ा हुआ है ना तो भी काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा फोकस ना करें। ठीक है ना, वीडियो को एंड से देखना ताकि पता चल जाए कि कौन सी चीज पे कितना फोकस देना और कौन सी चीज आपके कहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है ना, अब सीएसएस इंजेक्शन एक अटैक होता है, उसके लिए अगर आपने बेसिक भी पढ़ रखा है ना यहाँ पे साइट से जाके तो भी काम चल जाएगा। सेकंड वाला टैब दे रखा है सीएसएस का, तो सीएसएस का बेसिक फंडामेंटल जैसे मार्जिन वाला सेट करना, ये पूरा का पूरा आपका ना डिजाइनिंग के पार्ट पे ही काम आता है। तो मैं अगर ये बोलूँ कि ये बहुत बहुत बड़ा काम आएगा तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला। हैकिंग के अंदर सीएसएस का बहुत काम नहीं है, तो आप फंडामेंटल बेसिक बेसिक पढ़ लोगे, एडवांस नहीं करोगे तब भी आपका यहाँ पे काम जो है ना चल जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको तो मैं खुद भी इग्नोर नहीं करता और मैं सबको खुद रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये करा हुआ होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट। हैकिंग के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। यस, आई ऑल्सो अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि यस आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको टूल बनाने में या फिर आपको अटैक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा दे रखा है कि जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड होती है। लोग है ना इसके कंपैरिजन में पाइथन को प्रेफर करते हैं। बता दूं मैं आपको, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं पाइथन कर लो, पर जावा स्क्रिप्ट की डिमांड ज्यादा है इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू पाइथन। अब लोग कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, पर जब मैं इंटरव्यू देता हूँ, क्योंकि मैं आज भी बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ना मुझे जो इंडस्ट्री में चल रहा है या फिर जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो मुझे आता है कि नहीं आता। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज के अंदर ये एनकाउंटर करा है कि है ना उनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है ना वो जावा स्क्रिप्ट है एज कम्पेयर टू पाइथन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, शायद दूसरे से मैच ना करे, उसने इतने इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपको बता रहा है उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाकर चेक करना, जैसे मेरी है। तो अगर आपको किसी भी रिसोर्स पर्सन की जो आपको इंटरनेट के ऊपर ज्ञान दे रहा है, अगर आपको चेक करना है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, इंडस्ट्री में कितना नोन है, क्योंकि उसकी बात आप सुन के आप स्टेप लेंगे, तो पहले आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लेना। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे 45+ कंपनीज में मैंने काम करा, तो उस हिसाब से जावा स्क्रिप्ट मेरे हिसाब से ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है। और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, इट्स नॉट दैट मच इजी टू लर्न। ठीक है ना, तो अगर आप इसे सीख लेंगे तो अच्छा होगा। उसके अलावा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो हमारा होता है एक वल्नरेबिलिटी, वो भी जावा स्क्रिप्ट के इंजेक्शन से ही होती है, तो वो भी यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसको समझ ले तब भी काम चल जाए, क्योंकि जब आप है ना कोई पेज वगैरह को रीड करेंगे, ठीक है ना, या फिर मान लो आपने एचटीएमएल कोड को एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट होती है। आपको जावास्क्रिप्ट से एप्लीकेशन के लॉजिक के बारे में पता चलता है कि कोई वैलिडेशन डाला हुआ है तो वैलिडेशन जो लगता है वो जावास्क्रिप्ट पे के थ्रू ही लगता है, एचटीएमएल के थ्रू वैलिडेशन नहीं लगता है, तो आपको वो रीड करने में आसानी होती है। इवन अगर आपको वेब एप्लीकेशन के सिक्योरिटी को बाईपास करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट रीड करना आना चाहिए, क्योंकि अब आप देखोगे तो फ्रंट एंड जो डेवलप होता है वो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, पाइथन नहीं आता उसके अंदर। ठीक है ना, तो जेएस के अंदर ही सारे वैलिडेशन हम डालते हैं। अगर मान लो आपके फ्रंट एंड के अंदर आपने कोई वैलिडेशन लगा रखा है कि भाई आपको ये कैरेक्टर ब्लॉक करना है, ये अलाउ करना है, ये फंक्शन आपने यूज कर रखा है जो सैनिटाइज करना है कर रहा है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ होगा, समझ में आता होगा, तो आप उसके बाईपास मेथड खुद डेवलप कर सकते हैं एज कंपेयर टू आप सिर्फ स्क्रिप्ट कड़ी की तरह स्क्रिप्ट लगाते रहो। ठीक बात है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट मेरे हिसाब से अच्छा है, तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अलावा एक और जो मैं खुद पर्सनल रिकमेंड करता हूँ वो रहता है आपका एक और मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बताऊंगा मैं आपको इसके बाद। और उसके बाद आपको करना पड़ता है डेटाबेस। ठीक है ना, डेटाबेस में आप माई सीक्वल कर लें, बेटर रहता है। इसके बीच में एक स्लाइड ऐड करना भूल गया हूँ, वो आप जरूर करें। कोई भी एक बैकएंड लैंग्वेज आप जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप पीएचपी पढ़ लें तो पीएचपी आपको ईजी लगेगा एज कम्पेयर टू अदर, जैसे ASP.NET हो गया, जावा हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे बैकएंड लैंग्वेज। तो माई सीक्वल आप पहले कर लें डेटाबेस के लिए, ठीक है ना। इसका भी आपको वीडियोज जो है ना वो इधर ही मिल जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा आपको माई सीक्वल, ठीक है ना। तो यहीं से आप माई सीक्वल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बहुत जरूरी, क्योंकि ना अगर आप देखेंगे तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो अटैक होता है ना उसको तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आपको एसक्यूएल के बारे में नॉलेज है, क्वेरीज के बारे में नॉलेज है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन जो है ना वो बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस के ऊपर लगता है, पर आपको सारे डेटाबेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप माई सीक्वल कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेरी बन रही है, क्या चीज़ है, वो भी काम चल जाएगा। अब डेटाबेस बहुत सारे थोड़ी ना पढ़ने बैठेंगे, तो इसलिए कोई भी एक सीक्वल मतलब एक सीक्वल डेटाबेस आप कर लो। तो माई सीक्वल मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, ये आप कर लोगे। सिंटेक्स के बारे में पता चल जाएगा आपको, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सिंटेक्स दे रखा है, ठीक है ना। सिंटेक्स के बारे में पता चल जाएगा कैसे ये वर्क करता है। उसके अलावा आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाएगा। उसके अलावा वेयर कैसे आपको यूज़ करना है, ऑर्डर बाय कैसे यूज़ करना है, एंड के बाद चल जाएगा कैसे वर्क करता है, एंड ऑपरेटर क्या करता है। अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन में बाईपास बूलियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन करा है तो पता होगा कि वहाँ पे अपन एंड होता है उसको अपन और कर देते हैं, और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है भाई, और क्यों कर रहा हूँ मैं यूज़, तो वो तो पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे और जो ज़रूरी है इंसर्ट टू भी एक, ठीक है, ज़रूरी है। उसके अलावा आप नीचे आ पाएंगे तो नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक क्लॉज बिटवीन,
और भी मतलब सारे इंपॉर्टेंट है। यूनियन में आप देखो, यूनियन जो है ना हम यूज करते हैं दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर, तो वो आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे काफी सारी चीजें आ जाएगा। उसके अलावा ड्रॉप करना, आपको क्रिएट करना है, तो वो सब डेटाबेस, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अच्छा है, यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में एक स्लाइड में ऐड करना भूल गया हूँ, पीएचपी आप जरूर करें अगर आप बैकएंड में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो। अगर आपने जावा कर रखा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पीएचपी करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ASP.NET कर रखा है तो पीएचपी मत करना, ठीक है ना। अगर आपने कुछ नहीं कर रखा तो पीएचपी मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीएचपी करा हुआ है। यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा पीएचपी पेजेस के बारे में, ठीक है ना। बैकएंड पेजेस होते हैं ये आपके, जिसके ऊपर आप क्वेरीज वगैरह भी लिखते हैं, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये करने के बाद अगर मैं बात करूँ कि तपन सर की है ना बस यही काफ़ी है, उसके अलावा और कुछ करना तो इसके बाद जो होता है एक और पाइथन जरूर करना, ठीक है ना। आप और कुछ करो ना करो, पाइथन जरूर कर लेना, क्योंकि अभी आज की तारीख में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम खुद के टूल डेवलप करते हैं, एंड टूल डेवलपमेंट इन पाइथन इज मच इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज। तो उस कंडीशन में पाइथन अगर आपका करा हुआ होगा तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑलरेडी क्रिएट रहती है। तो अगर बता दूं आपको कि वो कहाँ से पढ़ना है आपको पाइथन, तो वो पाइथन भी आप यहीं से पढ़ लो, इतना ही जरूरी है। इवन अगर आप जाओगे तो श्रद्धा मैम का भी एक अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो आप। या फिर कोड विद हैरी भी अच्छा पढ़ाता है, ठीक है ना, पाइथन का, उसका भी अच्छा है, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो पढ़ने के लिए। बेसिक अगर आपको वीडियो के थ्रू पढ़ना समझ में आता है और आपको लगता है कि नहीं मैं पीडीएफ से पढ़ लूँगा या फिर मान लो मैं इस वेबसाइट से पढ़ लूँगा, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस भी साथ में आती है, तो इसके लिए अच्छा है, ठीक है ना। इतना ही फंडामेंटल काफ़ी रहता है। अगर आप ये पहला वाला मॉड्यूल भी कर लेते हो ना, ये वाला पाइथन ट्यूटोरियल में पहला वाला मॉड्यूल जो यहाँ तक फाइल हैंडलिंग वगैरह करोगे तो तब भी चल जाएगा, और बाकी जितना पढ़ोगे उतना कम है बेसिकली, बता दूं मैं आपको, पर इतना भी आपका काफ़ी चल जाएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे करना, मतलब बहुत जल्दी मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। क्योंकि लोग क्या होता है कि पढ़ लूँ बस पढ़ लूँ, अरे याद रखना है, पढ़ना थोड़ी ना है खाली, तो इसलिए आपको टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आता हूँ मैं आगे। पाइथन हो गया आपका, कोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब बात कर रहा हूँ मैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आज की तारीख में क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा एरा चल रहा है, ठीक है ना। लोग शायद ना इस चीज़ से अग्री भी करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, हर चीज़ में हम डिपेंडेंट है क्लाउड के ऊपर, ठीक है ना। गूगल ड्राइव हो गया आपका, आज की तारीख में हर कंपनीज जो है ना वो क्लाउड पे ही काम कर रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे ऐसे दौर में साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप हैं और जा रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक फोर्थ स्टेप पे आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब तपन भाई कि ये सब सीखे कहाँ से, क्योंकि क्लाउड तो बहुत महंगा है, क्या करना है। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके भाई ने सब जुगाड़ कर रखा है, टेंशन मत लो। यहाँ पे आप अज्योर का फ्री क्लासेस जो है ना, फ्री मॉड्यूल्स जो है ना वो ले सकते हो आप। अज्योर का फ्री कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, SC900 इसका बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहाँ मिलेगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लेना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ्स जो है मैं बताने वाला हूँ, वो आपको मजा आएगा देख के, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट ने ये, मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स माइक्रोसॉफ्ट की ना, आपने इतना अच्छा एक पोर्टल बनाया जहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। आप चाहो तो इसका सर्टिफिकेशन जो है ना वो 4,500 5,000 के आसपास या 3-4 हज़ार के आसपास ही सर्टिफिकेशन होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक लर्निंग जो है ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, और मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं MNCs के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को ही पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर फंडामेंटल्स डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट, 52 मिनट का ही सिर्फ आपका मॉड्यूल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर 12 मिनट का दे रखा है डिस्क्राइब क्लाउड सर्विसेज टाइप दे रखा है, तो ऐसे आपको अलग अलग मिनट में दे रखा है। वन बाय वन करते चलो, पहले ही साइट पे लॉगिन कर लेना। पहले बोलता हूँ मैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन है, कोई पैसा नहीं लगेगा। साइट पे लॉगिन कर लेना, ताकि आपका जो लर्निंग पाथ है ना वो ट्रैक होता रहेगा, आपको पता चलेगा भाई मैंने ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, तो ये बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से पूरा पढ़ लेना आप आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा दे रखा है कि आपको करना क्या, किस रोल के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं। अगर किसी स्पेसिफिक रोल के लिए है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सिक्योरिटी इंजीनियर कर दिया, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी इंजीनियर, आप सिक्योरिटी के लिए इसने दे दिया इसने, बट डायरेक्टली पहले सिक्योरिटी इंजीनियर मत करना, क्योंकि आप पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना क्लाउड है क्या, डायरेक्ट थोड़ी ना पहुंच जाओगे। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 234 रिजल्ट्स मिले, और वहां पे जाने कितने घंटे आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं आराम से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर बताऊँ मैं आपको नेक्स्ट जो लेकर आने वाला हूँ मैं इसके अंदर, थोड़ा आगे बढ़ते पर कि इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जैसे ही आपने एक बार अज्योर कर लें, क्लाउड का आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप चाहो तो AWS पे भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है, वो एडिशनल बता रहा हूँ मैं, वो करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप सोचोगे नहीं तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ, तो आप है ना AWS पे जाओ, वहां पे भी अकाउंट बनाओ, वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग हो जाती है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये करने आपको, अब आप आओगे एथिकल हैकिंग के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ से आपकी एथिकल हैकिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आपने बोला कि भाई मुझे कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना, मुझे तो सिर्फ बुक से पढ़ के मैं अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, 2 पार्ट होते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी में, एक होता है वेब एप्लीकेशन हैकिंग और एक होता है नेटवर्क हैकिंग, ठीक है ना। तो वेब एप्लीकेशन हैकिंग के बाद फिर आप आगे जा सकते हैं API हैकिंग पे जाओ आप, ठीक है ना। उसके फिर मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग कर सकते हो, उसका फिर आप आगे बढ़ोगे तो मोबाइल में भी 2 पार्ट आते हैं, एंड्रॉइड आ गया आपका, iOS आ गया, उसका फिर आप जाते हो सोर्स कोड रिव्यू। अगर आपने बोला नहीं भाई मुझे तो नेटवर्क के ऊपर अच्छा है, तो नेटवर्क के अंदर आप इंफ्रा ऑडिट हो गया आपका, वो कर सकते हैं। फिर वायरलेस ऑडिट कर सकते हैं, फिर आप IoT कर सकते हैं,
ठीक है ना, तो ये वाला फील्ड होता है आपका। ठीक है, तो पहले बता रहा हूँ मैं आपको वेब एप्लीकेशन हैकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो 5th स्टेप के ऊपर आपको जो बुक लेनी चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना बहुत अच्छे से बिल्ड कर देगा, वो है वेब एप्लीकेशन हैकर हैंडबुक 2, जो सेकंड वर्जन है इसका, वो आप ले सकते हैं। इसका यूआरएल जो है ना मैंने दे रखा है, ठीक है ना, पर आप चाहे तो उसको परचेज कर लें, वो एक राइट तरीका होता है। पर अगर आपको कुछ फ्री सोर्स मिल रहा है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ मिलेगा आपको, ये मैंने बुक का लिंक भी डाल दिया है आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो द हैकर हैंडबुक, अब ये हैकर हैंडबुक जो है ना ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, और ये मेरी पर्सनली खुद की फेवरेट बुक है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं पर उन्होंने पढ़ी नहीं होगी, पर ये सारी बुक जो बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने खुद ने सारी पढ़ रखी है। और एक ही नहीं, मैंने 2-3 और बुक पढ़ रखी है, पर मुझे वेब एप्लीकेशन हैकर हैंडबुक जो है ना बहुत अच्छा है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है ये वर्जन 2 है शायद, इसके अलावा एक और वर्जन आया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, पर मैंने ये वाला पढ़ा इसलिए मैंने ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब दिख रहा होगा इसके अंदर, अगर आप इसके ना कंटेंट के बारे में बात करें तो पहले ये वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बताएगा आपको। उसके अलावा कोर डिफेंसिव मैकेनिज्म, ये भी एक बहुत जरूरी है जब आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब करते हैं। फिर वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा आपको, फिर वेब मैपिंग द एप्लीकेशन कैसे करना है, फिर बाईपास कैसे करना है आपको क्लाइंट साइड कंट्रोल्स को, और फिर आपको अटैक कैसे करना है, ऑथेंटिकेशन मेथड, सेशन मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल। फिर आपको अटैक कैसे करना है डेटा स्टोर के ऊपर, फिर बैकएंड कंपोनेंट क्या क्या कैसे अटैक करना है वो, फिर एप्लीकेशन के लॉजिक को कैसे अटैक करना है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और अदर टेक्निक्स, और फिर ऑटोमेट कैसे करना है कस्टमाइज अटैक को, फिर एक्सप्लोर कैसे करना है आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर को, ठीक है ना, फिर अटैकिंग नेटिव कंपाइल्ड एप्लीकेशन। उसके अलावा ये दिख रहा है मतलब एक बड़ा सा एक पार्ट देखा है। इवन सोर्स कोड के अंदर कैसे आपको बग्स ढूंढना ही बताएगा आपको, और वेब एप्लीकेशन हैकर टूल किट देगा ये आपको। और फिर लास्ट में मैथोलॉजी, तो ये पूरा एक अच्छा रहता है डिटेल, मतलब कि इसके अंदर देखोगे ना आप, तो इसमें बहुत सारा अंदर डिटेल में कंटेंट है। अब देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लूँ मैं आपको, कि वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो पहले बताएगा ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर मेथड कौन सा हम यूज करते हैं, यूआरएल क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, एचटीटीपी के हेडर कौन कौन से होते हैं, कुकीज क्या होता है, स्टेटस कोड जैसे दिखा होगा आपने, रिस्पॉन्स में लिखा होता है 200 ओके 400, तो वो क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एचटीटीपी प्रॉक्सी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है। फिर वेब फंक्शनलिटी के बारे में, क्लाइंट साइड फंक्शनलिटी क्या होता है, सर्वर फंक्शनलिटी क्या होता है, स्टेट और सेशन क्या होता है। फिर बात करेगा एनकोडिंग स्कीमा के बारे में, ठीक है ना, मतलब कि फिर यूआरएल एनकोडिंग क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, एचटीएमएल एनकोडिंग क्या होता है, बेस64 एनकोडिंग क्या होता है, बाईपास करने के तरीके हैं, मतलब जब आप एप्लीकेशन पर अटैक कर रहे हो, फायरवॉल लगा हुआ है, रोक रहा है, तो बाईपास करने के लिए आपको ये एनकोडिंग टेक्निक पता होना चाहिए। फिर रिमोट एंड सीरियलाइजेशन क्या होता है, अब सीरियलाइजेशन पता है तो फिर आप डीसीरियलाइजेशन अटैक कर सकते हो, समझ में आ रहा है आपको, मतलब मैपिंग कितने अच्छे से हो रही है। फिर मैपिंग द एप्लीकेशन कैसे करना होता है, जैसे मान लो जब आप एप्लीकेशन को अटैक करने जाओ तो उससे पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले आपको वेब स्पाइडरिंग करनी होती है, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट पे गए, यूआरएल आपने डाला अपने सॉफ्टवेयर में, अटैक कर दिया, तो वो शायद स्पाइडरिंग करे बिना अटैक कर रहा है तो दिक्कत हुई, वो लॉगिन पेज, वो होम पेज को ही सिर्फ अटैक करेगा। तो वेब स्पाइडरिंग करके हम वेबसाइट में जितने भी यूआरएल हैं आपके डोमेन रिलेटेड, उन सबको हम निकाल लेते हैं ताकि अटैक करना ईजी हो जाता है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं यहाँ पे यूजर डायरेक्टेड स्पाइडरिंग देखते हैं अपन यहाँ पे। फिर आपको डिस्कवर करना होता है हिडन कंटेंट जो एप्लीकेशन में छुपे हुए हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन पेजेस वर्सेस दे रखा है, फिर ये फंक्शनलिटी पाथ दे रखा है। फिर डिस्कवरिंग हिडन पैरामीटर्स, जो हिडन पैरामीटर लाइक प्राइस पैरामीटर हो सकता है आपका, ठीक है ना, कुछ ऐसा यूजर कंट्रोल पैरामीटर हो सकता है आपका, वो चीज दे रखा है। फिर आपको एनालाइज कैसे करना है, मतलब एनालाइजिंग एप्लीकेशन, ये बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन के वॉक थ्रू के टाइम पे करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं एंट्री पॉइंट्स क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन में जो एंट्री पॉइंट होगा वहीं से आप अटैक कर सकते हैं। हो सकता है कोई फॉर्म हो, कोई सर्च बार हो, यूआरएल में कुछ जा रहा हो, बॉडी में कुछ पास हो रहा हो, वो चीज। फिर हमें सर्वर से टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी फंक्शनलिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है, और अटैक सरफेस को कैसे मैप करना है। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ एप्लीकेशन में कौन कौन से बग्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बुक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2 चैप्टर मैंने समझाए, बाकी ये अपने आप में बहुत महारत थी। अगर आप बोलोगे कि तपन भाई इस बुक के ऊपर आप वीडियो ही बना दो पूरी पूरी, जिसमें ये पूरा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे कैसे ये चल रहा है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ उस चीज के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ, तो मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, ये होने के बाद जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद बुक मतलब ये वेब एप्लीकेशन के ऊपर अच्छा है। फिर आप सर्वर हैकिंग पे जाए। सर्वर हैकिंग करने के लिए आपको मेटाएक्सप्लॉइट वन ऑफ द बेस्ट है। इसका तो पेंटेस्टर गाइड है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और लोगों के लिए और भी 2-3 बुक्स होंगी, पर मेरे लिए तो भाई ये कहना भगवान से कम नहीं है, हैकिंग के अंदर स्पेशली, ठीक है ना। तो जो इधर का मेटाएक्सप्लॉइट का द पेंटेस्टर गाइड, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो बुक है मैंने यहाँ लिंक दे दिया है, आप चाहें तो परचेज जरूर करें इसको, ठीक है ना। और अगर जिनके पास नहीं है पैसा परचेज करने का, तो अगर कहीं पे रिसोर्स मिल जाएगा तो कर सकते हैं, बाकी इस लिंक से भी आप चेक कर सकते हैं। इधर रखा है द मेटाएक्सप्लॉइट द पेन टेस्टर गाइड। अब अगर आप इसको देखोगे ना तो इसमें काफी सारी चीजें दे रखी है जो एक एथिकल हैकर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका ब्रीफ दिखाता हूँ मैं कंटेंट के लिए। तो पहले आप बात करते हो इसके चैप्टर्स के, ऊपर जाता हूँ मैं वापस से, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं, थोड़ा नीचे आता हूँ अब मैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बाय 1 चैप्टर वाइज रखे हैं,
ठीक है, थोड़ा नीचे आता हूँ मैं, आप दिखाता हूँ। टोटल मिला के आपको 17 चैप्टर्स मिल जाएंगे इसके। 17 चैप्टर्स के अंदर आप लिनक्स के अंदर मतलब मेटाएक्सप्लॉइट के ऊपर काफी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, इनिशियली ये स्टार्ट करता है कि ना बेसिक्स के बारे में, और ऑलमोस्ट ये 331 पेजेस की तो काफी डिटेल में बुक बनाई गई है। ठीक है, पहले बात करता है कि वो बेसिक ऑफ पेन टेस्टिंग होता है, क्योंकि जब मेटाएक्सप्लॉइट के थ्रू हम लोग पेन टेस्टिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं हम लोग नेसेस के थ्रू, निक्टो के थ्रू, वो सब ये वाले पार्ट में आता है। और मेटाएक्सप्लॉइट के थ्रू हम पेन टेस्ट करके हम एक्सप्लॉइट मारते हैं। तो पहले बताएगा वो पेन टेस्टिंग होता क्या है, फिर बताएगा वो मेटाएक्सप्लॉइट के बेसिक्स के बारे में, फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग क्या होता है वो बताएगा, फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे करना है आपको मेटाएक्सप्लॉइटिंग के थ्रू वो बताएगा आपको, फिर द जॉय ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है वो बात करते हैं, फिर मिडरप्रेटर के बारे में बात करते हैं, फिर डिटेक्शन कैसे अवॉइड करना है, इवेजन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लाइंट साइड अटैक के बारे में, फिर ऑक्सिलरी मॉड्यूल क्या कहता है, फिर सोच इंजन टूल किट क्या है वो बताएगा ये, फिर फास्ट अटैक बताएगा ये, आप फास्ट अटैक बताएगा आपको। ठीक है ना, फिर ये कर्मा एक्सप्लॉइट दे रखा है, ये मैंने खुद ने भी कभी ट्राई नहीं करा। फिर अपने खुद के मॉड्यूल कैसे बनाने बता रखा है, फिर अपने क्रिएट योर ओन एक्सप्लॉइट वो बता रखा है, फिर पोर्टिंग एक्सप्लॉइट्स टू द मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क ये भी दे रखा है, फिर मेटाएक्सप्लॉइटर का स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, फिर सिमुलेट कैसे करना है पेन टेस्टिंग को, फिर कन्फिगर कैसे करना है अपने टारगेट को, और फिर चीट शीट दे रखा है। ठीक है ना, तो ये पूरा दे रखा है। अब इसको अगर आप 1 बाय 1 जाने जाओगे ना अंदर तो पता चल जाएगा बहुत सा चीजें। दिख रहा होगा आपको यहाँ प्री इंगेजमेंट इंटरेक्शन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, थ्रेट मॉडलिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिपोर्टिंग। तो ये पूरा क्या है आपका, ये पीटीईएस। अब बता दूं मैं आपको पीटी, अब जैसे ओवास टॉप 10 है ना, आपको बहुत लोगों को पता होगा, जो लोग बिगिनर है उनको नहीं पता होगा शायद से। तो ओवास टॉप 10 जो है ना, ओवास जो है ना बेसिकली ये कहना स्टैंडर्ड एक हमारे मार्केट के अंदर है ना, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। अगर आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट करो तो ओवास टॉप 10 को फॉलो करो, एपीआई टेस्ट करो तो ओवास टॉप 10 को फॉलो करो। ऐसे ही पीटीईएस भी होता है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च करना। पीटीएस जो है ना ये भी एक स्टैंडर्ड है बेसिकली जो पेन टेस्ट करने का काम आता है। भाई ये तगड़ा स्टैंडर्ड है। आई पर्सनली फील कि मैंने आज तक ऐसा स्टैंडर्ड कभी देखा ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के अंदर इतना डिटेल में हम टेस्टिंग करते हैं। इवन बता दूं मैं आपको कि मैं किसी ऑडिट में कभी इसको यूज ही नहीं कर पाया। मैंने हमेशा इसको यूज करा ना तो जब मैं कंपनी के लिए, मुझे कंपनी ने बोला है कि भाई तेरे पास 3 महीने टेस्ट मार, मुझे बग्स चाहिए क्रिटिकल, तो मैं पीटीएस का यूज करता हूं। बाकी मैं कभी यूज नहीं, क्योंकि ये इतना डिटेल में एक बारीक से बारीक चीजें चेक करता है। अगर आपको नहीं पता गूगल पे चेक करना, अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा पीटीएस के ऊपर। ठीक है ना, तो वो उसके अब उसके बारे में देखा, अगर उसको इसने फॉलो करा ना तो आई मस्ट से दिस वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी है। प्री इंगेजमेंट इंटरेक्शन दे रखा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग दे रखा है, थ्रेट मॉडलिंग दे रखा है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एक्सप्लोइटेशन, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, रिपोर्टिंग, ये पूरा दे रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखा कि ओवर्ट पेंशन टेस्टिंग क्या होती है, कोवर्ट पेंशन टेस्टिंग। ये 2 टाइप की हमारी पेन टेस्टिंग होती है, लोगों को पता नहीं, लोग बात भी नहीं करते इसके बारे में। ठीक है ना, तो वो दे रखा है। फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनर के बारे में दे रखा है, और फिर सब चीजों को उसने मिक्स कर दिया पेन टेस्टिंग का। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पे दे रखा है कि मेटाएक्सप्लॉइट होता क्या, इसके अंदर सब चीजें ली है। एक्सप्लॉइट क्या है, पेलोड क्या है, शेल कोड क्या है, मॉड्यूल क्या है, लिसनर क्या है, वो ले लिया इसने। फिर मेटाएक्सप्लॉइट के इंटरफेस के बारे में बता रखा है, जैसे एमएसएफ कंसोल एक इंटरफेस है, ऐसे ही एमएसएफ सीएलआई भी आता है। और आर्मिटेज आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो बता दूं मैं आपको कि आर्मिटेज जो है ना वो क्लब है, जीयूआई मोड है आपका मेटाएक्सप्लॉइट का। हम सोचते हैं कि अलग से टूल है, नहीं नहीं, अलग से टूल नहीं, ये मेटाएक्सप्लॉइट का ही जीयूआई वर्जन है, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा मेटाएक्सप्लॉइट यूटिलिटी क्या बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे दे रखा है कि एमएसएफ पेलोड दे रखा है, एमएसएफ एनकोड दे रखा है, और नेस शेल दे रखा है। फिर मेटाएक्सप्लॉइट एक्सप्रेस एंड मेटाएक्सप्लॉइट प्रो, एक प्रो वर्जन भी आता है मेटाएक्सप्लॉइट का जो पेड वर्जन होता है। ठीक है ना, जो विंडोज में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी दे रखा है। उसके बारे में बता रखा है इसने। ठीक है ना, अब इतना तो लोगों को पता है। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी में है और अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चला कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो और आपने बहुत सारी चीजें मिस कर रखी है। ठीक है ना, दिल से लग गया होगा कि भाई बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए अभी हमारे पास। ठीक है ना, अभी हम एक्सपर्ट नहीं बने। अभी देखो, अभी वीडियो को आगे देखो, आगे चलो, पता चलेगा क्या क्या चीजें आपने छोड़ रखी है। उसका इंटेलिजेंस गैदरिंग दे रखा है, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के बारे में पूरा दे रखा है। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, कैसे आप ना मतलब बिना इंटरेक्ट करे भी टारगेट से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लाइक हुइज लुकअप हो गया, नेटक्राफ्ट, एनएस लुकअप। और एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, पोर्ट स्कैनिंग करना एनमैप के थ्रू, उसके अलावा डेटाबेस के थ्रू, मतलब वर्किंग विद डेटाबेस इन मेटाएक्सप्लॉइट। मेटाएक्सप्लॉइट के अंदर डेटाबेस में कैसे काम करते हैं अपन। उसके बाद पोर्ट स्कैनिंग कैसे करना है मेटाएक्सप्लॉइट के थ्रू, मतलब कि मेटाएक्सप्लॉइट अपने आप में बहुत सारी चीजें करता है। पोर्ट स्कैनिंग करना, आपको पिंग करना, सब कर देता है ये अपने आप ही। तो टारगेट स्कैनिंग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो पूरा दे रखा है उसके अंदर। एफटीपी, एसएसएच, माइसक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, अलग अलग दे रखा है इसके अंदर, तो वो अपन चेक करते हैं इसके अंदर। पिंग स्वीप दे रखा है, मतलब एक स्वीपिंग, मतलब कि पूरा नेटवर्क को पूरा स्कैन कैसे करना है। फिर अपने खुद के कस्टम स्कैनर कैसे बनाने, भाई ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मुझे इंटेलिजेंस गैदरिंग का, कि हम हमारे खुद के स्कैनर हर जगह हम हमारे कस्टमाइज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज और उस हिसाब से आप स्कैनर बना सकते हैं। ठीक है ना, फिर वीए दे रखा है, वीए कैसे करना है वो पूरा दे रखा है, उसके बारे में पूरी जानकारी। नेसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है, मैं भी अपने ट्रेनिंग्स वगैरह में कवर करता हूँ। नेक्स्ट पोज भी दे रखा है, ये भी इंडस्ट्री विनिंग है। ठीक है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको स्पेशली वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, एसएमबी के लिए या फिर ओपन वीएनसी के लिए या फिर ओपन X11 सर्वर के लिए।
फिर जॉब एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन कैसे करना है, शो ऑप्शन, पेलोड, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक है ना मेटा एक्सप्लोइट के ऊपर मेरी पूरी एक है ना वर्कशॉप मैंने लेकर आ चुका हूँ हमारे चैनल के ऊपर, आप जाके इसको भी सर्च कर सकते हैं। हैकर ब्लॉक टाइप करना, स्पेस देखिए मेटा एक्सप्लोइट टाइप कर देना, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर मीटर पिटर के बारे में दे रखा है, फिर डिटेक्शन कैसे डिटेक्शन अवॉइड कैसे करना है उसके बारे में पूरा दे रखा है इसके अंदर। इविजन टेक्निक्स के बारे में बता रखा है कि कैसे एंटीवायरस को आप बाईपास कर सकते हैं। फिर एक्सप्लॉइटिंग यूजिंग क्लाइंट साइड अटैक, तो क्लाइंट साइड अटैक के ऊपर कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्लाइंट साइड अटैक के ऊपर, तो वो पूरा इसने डिटेल में दे रखा है। और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पता ही होगा आपको, फिशिंग वगैरह जो होता है। उसके अलावा और भी दे रखा है, जावा एप्लेट अटैक दे रखा है, क्लाइंट साइड वेब एक्सप्लॉइट दे रखा है, फिर यूजर नेम और पासवर्ड हार्वेस्टिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है, फिशिंग वाला मेथड जो है वो यही है। फिर टैब नैपिंग दे रखा है, MITM अटैक दे रखा है, ठीक है ना, वेब जैकिंग दे रखा है। फिर बाकी जो भी मिला सबको उसको मर्ज कर दिया और फिर दिखा दिया आपको, ठीक है ना। फिर फास्ट ट्रैक के दे रखा है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करना है, समझ में आ रहा, मतलब इतना सारा दे रखा है भाई। ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब लिटरली अगर आप इसको पूरा पढ़ने जाओगे ना, आई पर्सनली लव दिस बुक। जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, और मैंने स्पेशली इसका प्रिंट आउट लेके पढ़ा था, मतलब कि खरीदा था मैंने, ठीक है ना। और प्रिंट आउट मतलब दूसरी बुक्स का मैंने प्रिंट आउट लिया था, पर इसका मैंने खरीद के मैंने इसको पढ़ा है, तो अच्छा है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें बता नहीं सकता ना मैं आपको, यूट्यूब पे है, गाइडलाइन पे आ जाती है इसलिए, ठीक है ना। अब उसके बाद बताने वाला हूँ मैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले नहीं चाहते अपन, ये दो चीज़ें हो गई। ये अगर वेब एप्लीकेशन आप पढ़ लेंगे आप और सर्वर वाला कर लिया, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं कौन से पहले, फिर आपको जाना है लैब्स के लिए। भाई पढ़ तो लिया, प्रैक्टिस कहाँ करूँ मैं, तो स्टेप नंबर 7 के ऊपर आता है आपका वेब एप्लीकेशन हैकिंग की लैब, जहां से मैंने खुद ने पर्सनली सीखा है। तो बताने वाला हूँ कि मैं आपको यहाँ पे आप 3 लैब जो है ना प्रायर लेवल पे आप प्रेफर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया है। पहले आपको DVW करना पड़ेगा, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ना DVW दे रखा है, जो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। पहली बात तो इसमें लिमिटेड बग्स है, जैसे आप बी वैप में जाओगे तो इतने सारे बग है कि आप कंफ्यूज है भाई पढ़ना क्या क्या है मुझे, ठीक है ना। और डीवीडब्ल्यू में सबसे बेस्ट बात क्या है कि पहले तो लिमिटेड बग्स है और उनके लेवल्स हैं, तो लेवल्स बताएगा कि भाई डेवलपर अगर उसको सिक्योर भी करेगा तो उसके ऊपर भी एक बाईपास तरीका, फिर वो सिक्योर करेगा उसके ऊपर भी बाईपास तरीका। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आप इसके अंदर। तो पहले आप डीवीडब्ल्यू करें, डीवीडब्ल्यू ढंग से पढ़ लें पहले आप, उसके बाद फिर आप बी वैप पढ़े। बी वैप जो है ना बेसिकली इसका डाउनलोड कर लें आप OS और अपने VMware में डाल दें और फिर एप्लीकेशन को होस्ट कर लें। उसमें भाई इतने बग्स है, मेरा दिमाग घूम गया था जब मैंने इसको करने बैठा था। तो मतलब मुझे लगा था कम से कम 1 महीना लगा था बी वैप को कंप्लीट करने में, बट मैंने करा तो मजा आ गया मुझे। उसके बाद लास्ट जो देखा ना पोर्टस्वीयर की लैब, भाई ये जो है ना ये एक बेस्ट लैब मुझे लगती है वेब एप्लीकेशन की फ्री के लिए। इन तीनों में आपको पैसे देने की 1% जरूरत नहीं है, आराम से जितनी बार चाहो उतनी बार करो। अगर आपको पोर्टस्वीयर का एग्जाम देना है और सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरे हिसाब से $100 लगते हैं उसके, पर आप पूरी लैब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मैंने पूरा यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है ना। यहाँ जाता हूँ मैं, बी वैप की आपकी साइट मिल जाएगा, यहाँ जाके आप डाउनलोड पे जाके जो भी डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, बी वैप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते, दोनों चीज़ें रखा आपके सामने, ये चला गया आपको, ठीक है। डाउनलोड कर लो आप यहाँ से, ये कोड होगा आपका, और यहाँ से भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। कोड दोनों एक ही लिंक पे लेके जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। ये करने के बाद फिर आप जाएं यहाँ पे, मतलब इससे पहले आप जाएं DWA पे, ये आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा। इसको होस्ट करना बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। डाउनलोड कर लो आप इसको, पहले डाउनलोड करने के बाद एक फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना होता है और फिर डेटाबेस क्रिएट करना होता है। अगर आपको नहीं आता तमन भाई, नहीं आ रहा, मैंने ट्राई करा DWA नहीं हो पा रहा इंस्टॉल, बोलना, एक वीडियो बना दूंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना। ये एक अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे बग्स जो है ना आपके दे रखे हैं, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और कंटेनर के थ्रू भी होस्ट कर सकते हैं, अगर आपको आता है कंटेनर के ऊपर काम, तो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जैम सर्वर के थ्रू कर लेना, इसको आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा ये पोर्टस्वीयर की लैब, ये खुद मैं भी रिकमेंड करता हूँ बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनेरियो दे रखे हैं, अलग अलग लॉजिक लेवल टेस्टिंग दे रखा है, और एक ही टाइप की वल्नरेबिलिटी के बहुत सारे लेवल दे रखे हैं, अलग अलग एरिया पे कहाँ कहाँ लग सकता है। तो आपके दिमाग में डिफरेंट यूज केस डेवलप होता है कि भाई ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा, ऐसे भी होगा, तो वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। अब अपन आगे बात करने वाले, ये तो हो गया आपका। ये करने के बाद अगर वेब एप्लीकेशन आपका हो जाएगा तो फिर आप जाएंगे सर्वर को अटैक करने के लिए, सर्वर हैकिंग लैब्स के लिए, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 8 पे दे रखा है मैंने सर्वर हैकिंग लैब्स को। अब सर्वर हैकिंग लैब में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये 3 लैब जो है ना मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। पहले आप जाएं वल्नरेबल हब पे, वल्नरेबल हब के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारी मशीन्स मिल जाएगी, उनको एक्सप्लोइट करने के तरीके मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेटा एक्सप्लोइटेबल 2 जो है ना वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद जाके आप किसी और लैब पे जाए। तो वल्नर हब हो गया आपका, वल्नर हब दिखाता हूँ मैं आपको। फिर हैक द बॉक्स दे रखा है, फिर ट्राई हैक में दे रखा है, ठीक है। अब ये दोनों जो ट्राई हैक में, मतलब ऐसे तुम्हें सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा इसके अंदर, पर जो बेसिक लैब है ना उतना कर लोगे तब भी एक है ना आपको CTF का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वन हब दे रखा है, वन हब, इसके ऊपर आपको काफी सारी मशीन मिल जाएगी, और दिख रहा होगा बहुत सारी मशीन है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी मशीन के बारे में आपको जानना है तो वो मिल जाएगा। डाउनलोड करने का नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ पे डाउनलोड कर लो, OVA फाइल रहती है इसकी,
क्लिक कर डाउनलोड कर लो, आप इसको चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर आप सर्च करो गूगल के ऊपर, आपको थोड़े से इसके ना वो मिल जाएंगे, क्या नाम है, वॉक थ्रू मिल जाएंगे। तो आप पहले ही जो है ना 2-4 मशीन जो है ना वो वॉक थ्रू देख के करना, तो और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। ऐसे नहीं इसको देख के करते रहो, देखते करते रहो, समझना ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है। तो आपके धीरे धीरे 8-10 लैब के बाद आपका है ना अपने आप ही ये ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसका लॉजिक समझना तपन भाई कि यार लॉजिक समझ में नहीं आता, कॉपी पेस्ट करके कर तो लेता हूं मैं, पर कोई बोले खुद करके दिखा मुझे, तो मेरे को नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में हैक द बॉक्स के ऊपर मैंने 3 या 4 वीडियो बना रखी है, जाके देखना, मैंने उसमें बता रखा है कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हैक द बॉक्स है। यहाँ पे अकाउंट बना लेना, इसमें प्रॉक्सी लगता है कनेक्ट करने के लिए, प्रॉक्सी लगाने के बाद ही आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ट्राई हैक में दे रखा है, ये तीनों आप कर सकते हैं यूज, ये तीनों बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद फिर करना क्या आपको कि भाई चलो ठीक है, तो समझ में आ गया, सर्वर वाला टैग तो अपन ने कर लिया। अब उसके बाद फिर आपको करना होता है कि आपको बग बाउंटी, मतलब इतना करने के बाद आपने लॉजिक बिल्ड कर लिया बुक से, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने पहले फंडामेंटल कर लिया कंप्लीट, फंडामेंटल के बाद आपने फिर आप आ गए किसके ऊपर, आपने बुक्स पढ़ ली हैकिंग की, ठीक है ना, वो आपने कर लिया। उसके फिर आप आ रहे हो बग बाउंटी के ऊपर, क्योंकि बग बाउंटी जो है ये रियल टाइम में चैलेंजेस आपको देगा कि भाई अब यहाँ जाके आप इसको हंट करना है। इसके लिए 3 प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। पहला दे रखा है हमारे पास ओपन बग बाउंटी, जो मैं खुद रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद भी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस करो। क्योंकि पहली बात तो ओपन बग बाउंटी सबसे खास बात ये कि इसमें कोई टारगेट स्पेसिफिकेशन नहीं कि आपको इन्हीं को करना, आप किसी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, पर वल्नरेबिलिटी कुछ लिमिटेड दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, उसी को करो आप। तो उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो थोड़ा सा परफेक्शन की तरह आप आगे बढ़ते हो। फिर बकक्राउड और हैकर वन, ये दोनों अच्छे दे रखे हैं। हैकर वन पे नेगेटिव रैंकिंग जाती है, इसलिए मैं थर्ड प्रायोरिटी पे लेता हूँ। बकक्राउड के ऊपर आप सारे बग्स डाल सकते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रोग्राम्स दे रखे हैं। तो ये तीनों आप ट्राई कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे जाओगे आपको तो ये दे रखा है, ये ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म दे रखा है, यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करके काम चल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखा है कि आपको यहाँ पे कई बार ना हुडीज वगैरह गुडीज वगैरह भी मिलता है, मैंने तो कभी देखा नहीं, किसी ने मुझे बताया हो, पर हाँ मिलता होगा शायद, मैंने इतना बहुत ट्राई नहीं करा, ठीक है ना। इनिशियल फेज में मैंने बहुत करा था ये, ठीक है ना, बाद में मैंने छोड़ दिया उसके। हाँ, पर मैंने काफ़ी सारे ना नासा वगैरह के ऊपर बच्चों ने हमारे वो भी निकाले हैं, क्या नाम है, हॉल ऑफ फेम भी निकाले हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखा है कि बकक्राउड ये अच्छा है, यहाँ पे अकाउंट बना के आप कर सकते हैं, ठीक है ना, एज ए रिसर्चर अकाउंट बनाना, ठीक है ना, कंपनी अकाउंट मत बना देना। और फिर बाकी दे रखा है ये हैकर वन, ये भी एक अच्छा दे रखा है, पर यहाँ पे नेगेटिव रैंकिंग डालता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर नीचे, बट ये भी अच्छा है, ठीक है ना। अब जब है ना आप काम करना शुरू कर देते हो, तो फिर आप ये सारे प्लेटफॉर्म छोड़ देते हो, मतलब कि जो बंदा ऑलरेडी इंडस्ट्री में स्टेबल हो चुका है वो फिर ये बग हंटिंग नहीं करता, क्योंकि उसके पास टाइम में नहीं होता इतना, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर बताऊं मैं आपको, इसके बाद जो है लास्ट बता रहा हूं मैं, अब इसके बाद ये करने के आपने बोला तब सर इतना सब सीख लिया, पर कोई तो होना चाहिए जो हमें गाइड करे। बिल्कुल लास्ट जो है 10th नंबर पे जो दे रखा है वो है कि फॉर योर फ्री मेंटर। तो भाई एक मेंटर के बिना अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप काफी सारे धक्के खाने वाले हैं। ये एक मैं बिल्कुल सही सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे मेंटर नहीं था मेरे पास, तो मेरे को बहुत टाइम लगा वो चीज़ करने में। अगर एक मेंटर होता ना, तो शायद जो काम मैंने 2 साल में करा वो शायद मैं 6 महीने 8 महीने में कर लेता, ठीक है ना। तो पहली बात तो बन भाई कि मेंटर कहाँ से मिलेगा, फ्री में रिसोर्स मिल गया, नॉलेज मिल गई, लैब्स मिल गई, सब मिल गया फ्री में, पर ये मेंटर कहाँ है। तो भाई जिनका पास मेंटर नहीं है उनके लिए तपन भाई मेंटर है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे Q&A वगैरह लेता हूँ, तो अगर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी। सब्सक्राइब कर लें अगर आपको फ्री मेंटर चाहिए, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री मेंटर के लिए, ठीक है ना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आराम से उस टाइम पे ज्वाइन करके अपने रेगुलर जो भी क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकें। साथ में आपको मैं गाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम कि आप अपने क्वेश्चन डालेंगे तो भाई मैंने ये कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर टक गया, आप मुझे क्या करना है, तो वो चीज़ें मैं आपके सॉल्व करता रहूंगा हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो वो चीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है ना। साथ में लाइक कर देना वीडियो को अच्छा लगा है तो, ठीक है ना। और लास्ट जो रहेगा वो है थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला, मतलब 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट आपने निकाला हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर पूरी वीडियो आपको नॉलेजेबल और आपको यूजफुल लगी है तो लाइक करे बिना जाना मत, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो मुझे वो बता देना। अगर इनमें से जो मैंने बताया इनमें से कोई भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी बुक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, सीरीज चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट में डाल देना ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।